हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण को। इससे पहले की वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या और दूसरा चैप्टर बहुपद को बहुत ही बेहतर ढंग से कंप्लीट कर लिया है। छोटी छोटी वीडियोस में हमने उन पॉइंट्स को क्लियर किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास को। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। आज हम लोग जानने वाले हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि समीकरण क्या है। आप लोग बहुपद जान चुके हैं कि चर और अचर का ऐसा समूह जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाती है ना। यानी चर और अचर वाला, जिसमें एक चर भी हो और एक अचर भी हो और उसमें चर का घात जो है वह पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। इतना आपको पता है ना। इतना तो आप जानते हैं कि ये बहुपद है। अगर इसी बहुपद में कहीं भी एक जीरो लगा दिया जाए, कहीं भी एक जीरो लगा दिया जाए तो वह समीकरण हो जाएगा। मतलब बहुपद का वह रूप जहां पर कहीं भी एक बराबर का चिन्ह हो उसे हम समीकरण कहते हैं। समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण का दूसरा नाम तराजू होता है। क्या होता है, तराजू। तराजू में आपने देखा है कि इधर एक साइड कुछ रहता है, इधर एक साइड कुछ रहता है, मतलब दोनों को बराबर किया जाता है ना। और बराबर को हम लोग बराबर के चिन्ह से ही संकेत कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई चीज से कर नहीं सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए, बहुपद को बैलेंस करने के लिए समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कहीं भी अगर बहुपद में जीरो बराबर का चिन्ह लगा होगा, इक्वल का साइन होगा, तो वह क्या होगा, वह आपका समीकरण कहलाएगा। ठीक है। अब रही बात यहाँ पर दो चर वाला क्या है, रैखिक क्या है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुपद वाले वीडियो में, कि बहुपद को दो आधार पर बांटा गया। पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, है ना। जिस बहुपद का घात एक वह रैखिक, जिसका घात दो वह द्विघात, जिसका घात तीन वह त्रिघात, और इसी तरह जिसका पद एक वह एक पदी, जिसका दो पद वह द्विपदी, जिसका तीन पद वह त्रिपदी कहलाता है। ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि रैखिक का मतलब हम उन समीकरण को रैखिक कहेंगे जिसमें चर का घात एक हो। चर का घात एक हो वो रैखिक कहलाएंगे। पहली बात ये बहुपद है ना। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी है, अचर भी है, और चर का घात एक पूर्ण संख्या है। इसमें चर का घात कितना है, एक है, इसलिए यह क्या हुआ, ये रैखिक हुआ। ठीक ना। क्या हुआ, रैखिक हुआ। दूसरी बात, समीकरण तो है ही। अब ये देखिए कि इसमें चर कितना है। चर का मतलब जिसका मान निश्चित नहीं हो, यानी ABCD XYZ कख ग जो भी आप बोल सकते हैं, उसको हम लोग चर कहते हैं। ठीक ना। इसमें चर की संख्या कितनी है, एक मात्र, है ना। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं एक चर वाला, चर एक है इसलिए एक चर वाला, और घात एक है इसलिए रैखिक, है ना, और बीच में बराबर का चिन्ह है इसलिए समीकरण। ठीक है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं क्या, कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये, है ना। एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए ये ऑप्शन है, मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, समीकरण है कि नहीं है, और है भी तो कौन सा, का कितने घात वाला है और कितने चर वाला है। सबसे पहली बात, घात इसका कितना है, दो है। चर इसमें कितने हैं, इसमें एक चर और दो चर। आप लोग सोच रहे हैं कि दो चर है, जी नहीं, यहाँ पे एक ही चर दो जगह पर है। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक से और यहाँ भी एक से, है ना। तो यह एक ही चर वाला कहलाएगा। अगर एक ही व्यक्ति को हम लोग दो जगह रजिस्टर मेंटेन कर दे, दो जगह नाम लिख दे, तो क्या वह दो व्यक्ति हो जाएंगे, नहीं, वह एक ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर चर कितना है, एक ही है। याद रखिएगा, चर एक ही है। यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक चर वाला है। क्या है, एक चर वाला है, एक चर वाला, एक चर वाला। उसके बाद अब रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है, इसके घात को देखिए। यहाँ इसका घात एक है, यहाँ इसका घात दो है, और हमेशा घात लेते समय हम लोग बड़े वाले को चेक करते हैं, है ना। इसका मतलब इसका घात कितना हो गया, दो हो गया। घात कितना हो गया, दो। और अगर घात दो है तो ये द्विघात होगा। घात दो है तो क्या होगा, द्विघात होगा। घात दो है तो क्या होगा, द्विघात होगा, है ना। यानी एक चर वाला द्विघात, बीच में बराबर है इसीलिए समीकरण, है ना। हो गया समीकरण। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए मुझे ये क्या है। भैया पहले बताइए आप, क्या कि ये समीकरण है, जी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई मेरे, देखो यहाँ पर बराबर नहीं है। बराबर के बदला में क्या यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इसीलिए ये समीकरण नहीं है। समीकरण तभी होगा जब बीच में किसी ना किसी बराबर का चिन्ह हो, है ना, एक ना एक बराबर का चिन्ह। ठीक है। अब ये समीकरण हो चुका है। अब हमें देखना है कि इसमें चर कितने हैं।
x और y दोनों चर है, और यानी इसमें चर कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, दो चर वाले, ठीक है। अब रैखिक है कि द्विघात है, इसमें यहाँ पर घात 1 है, इसमें घात 2 है, घात 2 है भैया तो द्विघात होगा। तो दो चर वाले द्विघात बराबर है, इसीलिए समीकरण, दो चर वाले द्विघात समीकरण, है ना। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं, 3x + 2y = 9। अब बताइए मुझे इसे हम लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला बात कि इसमें चार अगर हम देखें तो एक चर दो चर है ना, इसको हम लोग लिखेंगे दो चर वाला। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, और घात 1 है तो रैखिक, दो चर वाला रैखिक समीकरण, बीच में बराबर है इसलिए समीकरण लिखेंगे, ठीक है। और हमें हमारा चैप्टर का नाम भी यही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इसी तरह के जो समीकरण होंगे हमको उनके बारे में पढ़ना है, उनको सॉल्व करना सीखना है, उनके मूल को निकालना सीखना है, उनके कौन से ग्राफ बनेंगे, कैसे प्रतिच्छेदी इत्यादि को हम लोग आगे जानेंगे। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान चुके होंगे, जैसे घात किसे बोलते हैं, चर या अचर किसको बोलते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो यानी बहुपद में कवर करा दिया है। पहले जाइए प्लेलिस्ट में, पहले उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, फिर इनको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अब पहचाना सीख चुके हैं कि कौन एक चर वाला है। अगर एक चर होगा तो एक चर वाला, दो चर होगा तो दो चर वाला, तीन चर होंगे तो तीन चर वाला, है ना। अगर घात 1 है तो रैखिक, घात 2 है तो द्विघात, घात 3 है तो त्रिघात, बीच में बराबर होगा तो समीकरण कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। यहाँ पर एक चर था, घात 1 था, इसलिए एक चर वाला रैखिक, बीच में बराबर था तो समीकरण। दो चर एक ही था, घात 2 था और बीच में बराबर था, यानी एक चर वाला द्विघात समीकरण। दो चर थे और घात भी 2 था तो दो चर वाले द्विघात समीकरण। दो चर थे, घात 1 था तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ चुके हैं। अब हम लोग को जानते हैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में। इस चैप्टर में अगर आपके मैं बता दूं कि इसमें मतलब क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का ग्राफ वाला, जो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। साथ साथ में क्वेश्चन को हल करना, जो भी हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग क्या जानेंगे, अभी हम लोग जानेंगे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र है, जो हमें ऑब्जेक्टिव में मार्क्स दिलाता है, उसको जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है अविरोधी, दूसरा क्या होता है विरोधी, और तीसरा होता है आश्रित। ठीक है, नाम याद रखिएगा बिल्कुल। पहले समीकरण का नाम है अविरोधी, दूसरे का नाम है विरोधी, तीसरे का नाम है आश्रित। ठीक है, अविरोधी, विरोधी और आश्रित, अविरोधी, विरोधी और आश्रित, है ना। अब इसकी स्थिति कैसी होती है, मतलब इसमें ग्राफ कैसा बनता है हल करते समय, इसके हल कितने होते हैं, इसके शर्त क्या क्या होती हैं, उसके बारे में अगर हम लोग जाने तो हम लोग को ये मिलेगा। देखिए, समीकरण का नाम तो हमें मिल गया, ये वाला समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी शर्त क्या होगी। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में अविरोधी के लिए हमें क्या शर्त चाहिए, तो अविरोधी के लिए हमें शर्त चाहिए क्या, कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। अभी आप लोग a1a2 और b1b2 नहीं समझ रहे होंगे, आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। पहले आप इसको सीधा समझते चलिए, फॉर्मूला को जानते चलिए। शर्त के बाद में आता है इसका ग्राफ कैसा होगा। तो अविरोधी का ग्राफ हमेशा होता है प्रतिच्छेदी। कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। अविरोधी का ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। ठीक है ना। और इसका हल की बात अगर हम लोग करें तो इसके कितने हल होते हैं, तो इसके एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, एक। ठीक है, विरोधी की अगर हम लोग शर्त की बात जाने तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर नहीं है c1/c2। इसका जो ग्राफ है वह आपका समांतर होगा, और समांतर का चिन्ह जो है ऐसा ऐसा होता है। और इसके हल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक भी हल नहीं होता है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें अगर हम लोग बात करें आश्रित के, तो इसका शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका जो ग्राफ है वह बनता है संपाती। संपाती का मतलब
एक ही रेखा में दोनों समीकरण जाते हैं और इसके हलों की संख्या अनंत होती है। मतलब अनंत का मतलब हो गया कि इसके हलों की संख्या की गिनती नहीं है। ये इसमें जरूरी फॉर्मूला था, है ना। इसको अगर आप लोग समझ लेते हैं तो 5-6 ऑब्जेक्टिव आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, जो आगे वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। इस वीडियो में अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, अविरोधी, विरोधी और आश्रित। कितने? 3 होते हैं, अविरोधी, विरोधी और आश्रित। अविरोधी के लिए शर्त क्या है? a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। विरोधी के लिए क्या शर्त है? तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। और आश्रित के लिए क्या शर्त है? तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ठीक ना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी और इसका हल कितना होगा? तो एक। इसका ग्राफ बनेगा समांतर और इसका एक भी हल नहीं होगा। और इसका ग्राफ बनेगा संपाती, इसके अनंत हल होंगे, मतलब बहुत सारे हल होंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग जाना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको है, इसके महत्वपूर्ण जो सूत्र जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल है उनको जान लिया। और अगली वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, किस तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं क्वेश्चंस में, और उसके बाद हम लोग ग्राफ को भी आगे जानेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने बोर्ड स्टूडेंट्स को शेयर, फ्रेंड्स को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। मतलब जो दोस्त आपके साथ में एग्जाम देने वाले हैं उनको शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।